और आज युद्ध भूमि में चर्चा सिर्फ एक मुद्दे की नहीं बल्कि उस चिंगारी की करेंगे जो पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है। क्या हॉर्मूज की लहरें अब बारूद से दहकने वाली हैं? क्या दुनिया विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? और क्या पश्चिम एशिया का यह तनाव अब वैश्विक तबाही का संकेत बन चुका है? क्या एक नई वैश्विक जंग की पटकथा लिखी जा रही है? क्या ऊर्जा, व्यापार और सामरिक ताकतें अब आमने सामने आ रही हैं? लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है कि क्या बातचीत से सुलह का रास्ता अभी बचा है? दुनिया की निगाहें इस पर है कि क्या कूटनीति के जरिए अमेरिका और ईरान का टकराव रोका जा सकता है, क्योंकि खबरें हैं कि 2 दिनों के अंदर अमेरिका और ईरान फिर बातचीत की टेबल पर लौट सकते हैं। और आज बात लेबनान और इजराइल के बीच उस सीधी कूटनीतिक वार्ता की भी उस बातचीत की करेंगे जो सालों बाद हो पाई है। इन तमाम बड़े सवालों का विश्लेषण गहराई से तथ्यों के साथ और विश्लेषण की राय के साथ आज युद्ध भूमि में हम करेंगे हर पहलू को डिकोड। तो अगले 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहां आपको मिलेगी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक और पूरी तथ्यता के साथ, सत्यता के साथ। युद्ध भूमि, जहां हर खबर सिर्फ खबर नहीं बल्कि सच की सबसे बड़ी पड़ताल है। बने रहिए हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर। एक बार फिर से दुनिया में शक्ति प्रदर्शन और रणनीतिक चालों के साथ ही कूटनीतिक घमासान का केंद्र इस वक्त बना हुआ है। पूरे मिडिल ईस्ट में शांति आएगी और टकराव के बीच सुलह का रास्ता निकलेगा या नहीं? अब लग रहा यह है कि हॉर्मुज ही तय होगा, हॉर्मुज के जरिए ही तय किया जाएगा। बड़ा सवाल यह कि क्या समंदर में महायुद्ध का दरवाजा खुल रहा है? जी हां, पश्चिम एशिया से इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में महायुद्ध के काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है और हालात हर गुजरते पल के साथ और तल्ख होते दिख रहे हैं। अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में हॉर्मुज स्ट्रेट पर व्यापक नौसैनिक नाकेबंदी सख्ती से लागू कर दी है। ईरानी बंदरगाहों के आसपास 15 से ज्यादा युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं। अत्याधुनिक F-35B फाइटर जेट और MV-22 ऑस्प्रे जैसे घातक सैन्य संसाधन तैनात किए गए हैं और साथ ही यहां कई डेस्ट्रॉयर या फिर डिस्ट्रॉयर और अमेरिकी एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता की कोशिशें नाकाम होने के बाद अब टकराव बढ़ता दिख रहा और टकराव सीधे सैन्य शक्ति के प्रदर्शन में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच में आपको बता दें कि ये हालात अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि यह संकट पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा, क्योंकि हॉर्मुज सिर्फ एक जल डमरू मध्य नहीं, एक स्ट्रेट नहीं है, बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का सबसे अहम लाइफ लाइन भी माना जाता है। और यही वजह है कि चीन ने भी सख्त रुख अपनाते हुए अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है। बिल्कुल ठीक है आपने। चीन के एडमिरल डोंग जुन ने साफ कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट चीन के लिए खुला रहेगा और कोई हमारे मामले में दखल ना दे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने रुख पर कायम है। नाकेबंदी के पहले दिन कई शिप के ब्लॉकेड पार करने की खबरों के बीच उन्होंने सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। ट्रंप ने ईरान पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। हमारे पास तेल गैस जरूरत से ज्यादा है, यह दावा कर रहा है अमेरिका, और कई जहाज इस वक्त अमेरिका की ओर बढ़ रहे हैं। इधर दूसरी तरफ ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान का दावा है कि ट्रंप का हॉर्मुज अभियान पूरी तरीके से असफल रहा है और इस नाकेबंदी से सबसे बड़ा नुकसान पूरी दुनिया को होने वाला है। इसी बीच ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को 5 साल के लिए रोकने की पेशकश की है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे खारिज करते हुए 20 साल की रोक की कड़ी शर्त ईरान के सामने रख। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज की ये नाकेबंदी और ट्रंप की कड़ी शर्तें वैश्विक युद्ध की शुरुआत बनेगी? क्या महाशक्तियां आमने सामने आने वाली हैं और क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? तो कुल मिलाकर ये तमाम वो सवाल हैं जो कि इस वक्त खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चला है। 2 हफ्ते का सीज फायर भी हुआ, पहली बातचीत विफल रही है। और इस बीच हमारे साथ स्पेशल गेस्ट भी जुड़ चुके हैं जो इन तमाम सवालों के जवाब हमें बता सकते हैं और आकलन भी कर सकते हैं। ईरान विशेषज्ञ अशरफ जैदी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल AJB जैनी रक्षा विशेषज्ञ आप हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर रक्षा विशेषज्ञ, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत सर लाइव टाइम्स पर। और युद्ध भूमि में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, डायलॉग की भी, डिप्लोमेसी की भी, डीएस्केलेशन की भी। अशरफ जैदी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ जो इस्लामाबाद टॉक्स था वो तो विफल हो गया, अब खबरें ये भी आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान में दूसरे राउंड की वार्ता हो सकती है। आपको क्या लगता है इस दूसरे राउंड की जो बातचीत होने वाली है, वार्ता होगी, क्या उसमें क्या और कोई पॉजिटिव सिग्नल मिल सकता है जो पहली बातचीत में नहीं हो पाया? और
लोग जो ईरान को बहुत करीब से जानते हैं उनका ये मानना है कि जब तक अमेरिका ने वो 10 नुकाती प्रोग्राम, जो 10 पॉइंट्स ईरान का जो प्रोग्राम है, जब तक उसके ऊपर बात नहीं करने के लिए अमेरिका राजी होगा तब तक बातचीत का कोई भी नतीजा निकलने वाला नहीं है। क्योंकि ये जंग रुकी है ईरान के उस 10 नुकाती प्रोग्राम के ऊपर, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उस 10 नुकाती प्रोग्राम को अपने ट्विटर हैंडल से ऑफिशियली अनाउंस किया और ईरान को यह भरोसा दिलाया कि हाँ, हम इन्हीं 10 नुकाती प्रोग्राम पर बात करेंगे और किस तरह ये अप्लाई हो ये प्रोग्राम, उसके ऊपर बात करेंगे। बहरहाल वो अमेरिका के तरफ से जेडी वेंस वहां पे पहुंचे पाकिस्तान, और उन्होंने बहुत सारे नुकात के ऊपर तो बहरहाल बातचीत हुई, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसके ऊपर वो लोग अपने आप को और ईरान को राजी नहीं कर पाए। हाँ। ईरान ने जो चीजें तय की थी उस तयशुदा चीजों से, फ्रेमवर्क से अलग हटकर ईरान से वो डिमांड कर रहे थे, जिसको यकीनी बात है कि ईरान तस्लीम नहीं करेगा, किसी भी सूरत में तस्लीम नहीं करेगा। वो ईरान जिसने 2 वॉर अभी इसी 1 साल के अंदर झेल लिया हो, वो ईरान जिसने इतनी ज्यादा कुर्बानियां दे दी हो, वो ईरान जिसने अपनी सॉवरेनिटी के लिए, अपने यूरेनियम और अपने हक को तस्लीम कराने के लिए दुनिया में इतनी सारी कुर्बानियां दी हो, अब उससे ये उम्मीद रखना कि वो अमेरिका के उसी प्रोग्राम को माने, उसी मुतालबे के ऊपर बहरहाल राजी हो जाए जो ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है 47 साल से। ये प्रस्ताव उनकी तरफ से आया है। ऐसा ही है जैसे आप मतलब दिन को रात और रात को दिन बता रहे हो। ईरान पिछले 47 साल से स्ट्रगल कर रहा है और वो अपने आगाज से पीछे नहीं हटने वाला है। ये अमेरिका है कि जिसको अपने जो नीतियां हैं, साम्राज्यवादी नीतियां हैं, अपनी जो दूसरे मुल्कों को बर्बाद करने वाली नीतियां हैं, और इस रीजन में फैली इसी बेसिस को बहरहाल यहाँ से समेटना होगा। जब तक वो नहीं सुनते, मेरी आवाज आ रही है सर, ये अभी चर्चा इस पर करेंगे कि ईरान की पॉलिसी क्या हो सकती है, लेकिन मेरा सवाल ये है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान ने दोबारा पेशकश की है, आग्रह कर रहा है, विनती कर रहा है कि सेकंड राउंड की बातचीत की जाए, यानी ईरान की तरफ से यह पेशकश आई है और हम उस पर अमल करने को तैयार है। दूसरा यह है कि जो डेडलाइन दी गई थी 15 दिन का सीज फायर, उसके भीतर यह सेकंड राउंड की बातचीत का एक माहौल बनता दिखाई दे रहा है। क्या यह दोनों की मजबूरी बन गई है क्या, या फिर ये अभी सिर्फ पाइपलाइन में? मजबूरी नहीं है। हाँ। मुझे तो ईरान मजबूर नजर नहीं आता, मुझे तो ईरान इस वक्त बहुत ताकतवर नजर आ रहा है। अगर किसी को ईरान मजबूर नजर आ रहा है तो उसको चाहिए कि वो ईरान को सही से पढ़े, और अमेरिका भी यही सोचकर हमला कर रहा था उसके ऊपर, और इसराइल ने अमेरिका को ये एहसास दिलाया कि ईरान कमजोर है, ईरान मजबूर है, ईरान के पास ताकत नहीं है, और इन्हीं सब मिसकैलकुलेशन की वजह से 40 दिन तक ये युद्ध चलता रहा, और 40वें दिन ईरान अमेरिका को ये एहसास हुआ कि नहीं, जो चीजें हमें वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडे के जरिए समझाई गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। ईरान एक ताकतवर देश है, उसकी जनता उसके निजाम के पीछे, उसकी व्यवस्था के पीछे खड़ी है, और ये इनकलाब की जो व्यवस्था है, आप कह रहे ईरान झुकने को तैयार नहीं है। खुद तो ये 5 साल का जो अब तक खबर सामने आई कि 5 साल वो एक तरह से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ठंडे बस्ते में डालने को तैयार है। रिटायर्ड मेजर जनरल जनी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अमेरिका तो यही चाह रहा है, इजराइल भी यही चाह रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को ये क्लोज कर दें, खत्म कर दें। अमेरिका कह रहा 20 साल के लिए रोकिए, आप ये कह रहे हैं कि 5 साल को रोकने को तैयार हैं। क्या लगता है कि वाकई में सेकंड राउंड की जो टेबल टॉक है, ये वाकई में एग्जीक्यूट होती दिखाई दे रही है आपको? ये बातचीत संभव हो पाएगी? थैंक यू, धन्यवाद संदीप, धन्यवाद प्रेरणा जी। बड़ा अच्छा लगता है आपके चैनल पे आके, इसी बहाने अपने दोस्तों से, अनुज माथुर साहब से, जैदी साहब से मिलना हो जाता है, आमने सामने अपने विचारों में आन प्रदान हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, और सभी से सीखने को मिलता है। बहुत बहुत जय हिंद आप लोगों को। देखिए, कोई भी लड़ाई जो बिना पॉलिटिकल एम के शुरू करी गई हो, जिसको जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं वॉर ऑफ चॉइस, मतलब मन मर्जी की लड़ाई, कोई भी लड़ाई जिसमें कि कोई टर्मिनल कॉन्फ्लिक्ट एंडिंग नहीं हो, कोई
कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन की स्ट्रेटेजी नहीं हो, कोई भी लड़ाई अगर हो, वो लड़ाई करने से हल नहीं होगी। किसी भी मसले का, कॉन्फ्लिक्ट का हल लड़ाई नहीं है, सिर्फ दो हल हैं, और वो है डिप्लोमेसी और डायलॉग, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। अब अगर हम देखें कि अभी क्या हालत क्या है, अमेरिका की हालत इस समय काफी बुरी हालत है। क्या हुआ इस्लामाबाद के टॉक्स में सबको मालूम है, उसकी लोकल रेटिंग डाउन हो रही है, नेटो वाले आ नहीं रहे हैं, बूट्स ऑन द ग्राउंड लाएंगे नहीं, कैजुअलिटी हो जाएंगी। जो उन्होंने सारे अटैक्स किए उससे ईरान का जो है बाल भी बाका नहीं हुआ। ठीक है, नुकसान हुआ, लेकिन ईरान गिरा नहीं, झुका नहीं, और बल्कि जो खाड़ी के देश थे उनको नुकसान अलग हो गया है। उधर जो है वो लेबनान में लड़ाई और बढ़ गई है, और जो नेतन्याहू है, ही कंटिन्यूज टू बी द वॉर क्रिमिनल, ही कंटिन्यूज टू बी द विलेन ऑफ द पीस। तो इस समय सिचुएशन, और पूरी दुनिया इस समय तेल के प्रॉब्लम में त्राय हो रही है, तेल के प्रॉब्लम में झुक रही, कभी रेट डाउन होते हैं, कभी अप होते हैं, हमें तो कम होते नजर आ नहीं रहे हैं। सब एलएनजी की, पीएनजी की और ऑयल की प्रॉब्लम्स आप सड़कों पे देख सकते हैं, होटलों में देख सकते हैं, घरों में देख सकते हैं। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि देखिए, आपने सवाल जो पूछे, जो मैं आता हूं आपके हैशटैग पर कि क्या महायुद्ध होगा, क्या ये जो समुद्र की लड़ाई में विश्व युद्ध छिड़ जाएगा? अरे भाई, विश्व युद्ध छिड़े या ना छिड़े प्रेरणा, संजय, विश्व युद्ध छिड़े या ना छिड़े, पूरी दुनिया तो विश्व युद्ध में ऑलरेडी झुकी हुई है, ऑलरेडी जो है भनक में भुन रही है पूरी दुनिया विश्व युद्ध में। आप उसको विश्व युद्ध बोलो या ना बोलो, तो अब कुछ रास्ता दिख रहा है। जो मैं बोला, डिप्लोमेसी और डायलॉग, कुछ रास्ता फिर दिख रहा है। देखिए, जो इस्लामाबाद में टॉक हुई, वो भी ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ बात बन नहीं रही थी। ईरान मानने को तैयार होने वाला था कि भाई हम 5 साल तक जो है अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट, न्यूक्लियर प्रोग्राम को होल्ड करेंगे। लेकिन अगर आप ये बोले कि आप ये 10 पॉइंट मानिए, अपने मिसाइल का वो करिए, अपना हॉर्मूज भी खोलिए, कोई हम आपको पैसे भी नहीं देंगे, कोई आपका हर्जाना नहीं करेंगे, तो ईरान इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं है। और फिर अब जो ये बात हो रही है कि जी 2 दिन के बाद में शायद टॉक्स होंगी, मैं तो दुआ करता हूं, पूजा करता हूं कि भैया टॉक्स होए, ताकि ये लड़ाई हो, खत्म हो, ताकि दुनिया को कुछ राहत मिले। लेकिन इसमें 2 या 3 पॉइंट है और मैं वहां खत्म करूंगा। सबसे पहले तो कोई भी टॉक्स के लिए आपस में ट्रस्ट होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि हम आपस में विश्वास रख सकते हैं, जो हम बात कहेंगे, जो वो बात कहेंगे, उस पे किसी सहमति पे आ सकते हैं। सहमति नहीं तो आधी सहमति, चौथाई सहमति, कुछ सहमति पे आ सकते हैं। वो ट्रस्ट, अभी भी ट्रस्ट डेफिसिट है। दूसरी बात की गिव एंड टेक, लेना देना, आदान प्रदान, कि भाई कुछ आप बात मानो, कुछ हम बात माने। अब क्या था कि ईरान तो कुछ मानने वाला था। आप याद रखेंगे कि जून 2025 में जब वॉर हुई थी 12 दिन की, तब भी ईरान कुछ मानने वाला था, वार्ता चल रही थी। अब के भी फरवरी में देखिए, वार्ता चल रही थी जिनेवा में, ईरान कुछ मानने वाला था। नहीं, वो तो सही सर, मानने को तो आप भी तैयार है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी है सर, जैनी साहब, डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी है कि नेगोशिएशन के लिए वो स्ट्रेटजी अपनाते हैं, पहले दबाव खूब डालो, और अब तो मुझे लगता है कि जब ये कहा जा रहा है जेडी वेंस की तरफ से कि सेकंड राउंड की बातचीत के लिए हम अगर आगे आते हैं तो फिर अच्छी वार्ता होगी, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली कई बिंदुओं पर बहुत शानदार बातचीत हुई थी इस्लामाबाद में। ये एडमिट कर रहा है बकायदा अमेरिका। ये पहले दबाव डाला गया था कि जितना अगर प्रेशर कर सको, पीछे धकेल सको, उतना धकेलो, नहीं आएंगे तो सेकंड राउंड में उस बात को फिर नेगोशिएट किया जाएगा। जी देखिए, ट्रंप की तो सिवाय दबाव और धमकी के अलावा और कुछ नहीं है। पूरी दुनिया जानती है, बच्चा जानता है, मेरा माली और मेरा रिक्शा वाला भी जानता है कि ट्रंप साहब जो है सिर्फ दबाव डालते हैं और धमकी देते हैं। उनकी ना कोई स्ट्रेटेजी है, ना कोई प्लानिंग है, ना किसी की बात मानते हैं, ना कोई उनका टर्मिनल ऑब्जेक्टिव है। तो उनकी बात तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन देखिए, जब आप नेगोशिएशन करते हैं तो जो नेगोशिएटर है, नेगोशिएटर जो बिचकौला है, उसको एक इन्फ्लुएंसर
उसको एक कारगर इन्फ्लुएंसर होने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज नॉट ए इन्फ्लुएंसर, उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। आप देखेंगे किस तरीके से जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया, वो भी ड्राफ्ट जो है अमेरिका से आया था, ड्राफ्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। इतने बेवकूफ हैं ये लोग कि यूं उसको ट्वीट कर दिया, वो एक लाइन भी नहीं हटा पाए। तो ये क्या मध्यस्थता कराएंगे? तो पहले वो तो जी हुजूर करने वाले हैं। पाकिस्तान की कोई हैसियत है सर? एक छोटे से ब्रेक ले जा रहे हैं, फिर मैं आता हूं तो समय देता हूं। माथुर साहब सर मजबूर है, एक छोटे से ब्रेक ले जा रहे हैं माथुर साहब, इसके बाद आते हैं आपके पास भी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है, जारी रखेंगे क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत की टेबल इस वक्त सजती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी खबर, हॉर्मुज की नाकेबंदी पर सेंटकॉम का बयान, यूएसएस त्रिपोली पूरी तरह तैनात है, अरब सागर में हमारी पूरी तैयारी है। सेंटकॉम की तरफ से यह बयान रिलीज किया गया है। मिशन पर 3500 से ज्यादा नौसैनिक है, यानी कि तैयारी पूरी है यूएस की। अनुज माथुर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप इस नाकेबंदी को, ब्लॉकेड को कैसे देखते हैं? पहली बार जब इस्लामाबाद टॉक हुआ तब तो ये घेराबंदी नहीं की गई थी, अब कर दी गई है, इसका क्या इंपैक्ट होगा आगामी बातचीत? चीज और है, यूएस त्रिपोली तैनात करना, इसके अलावा सैनिकों की तैनाती करना, और साथ में यह भी कि कई फाइटर जेट भी तैनात हैं। ये तो एक तरह से गर्दन पकड़कर समझौता करने की तैयारी की जा रही है। जय हिंद प्रेरणा, जय हिंद संजय। देखिए, मैं आपको एक दो बातें बताता हूं, मैंने बहुत ध्यान से सब दोनों को सुना है। एक दो बात बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं। अब देखिए, एक कहावत है अंग्रेजी में, मनी मेक्स द वर्ल्ड गो अराउंड। आप कुछ भी कर लें, कितना भी आपका अपना इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र देख लें, जब आपको बहुत ज्यादा परेशानी, दबाव फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली होता है, तो आप देखते हैं किस प्रकार से चीजें बदलती हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि हर देश, आप किसी भी देश को देख लें, जब आपकी अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, आप देखें जो $1 में 42,000 रियाल में $1 आता था दिसंबर 2025 में, 3 महीने के अंदर अंदर 13.5 लाख रियाल है। कोलैप्स ऑफ करेंसी, कोलैप्स। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे सकता हूं इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जिस पर ईरान भी लगभग पूरी तरह निर्भर है। 150 से 160 जहाज गुजरते थे प्रतिदिन। पिछले 45 दिन का जो औसत है वो 7 से कम है। सारे दिन जीरो। अगर ये भी मैं मान लूं कि 7 के 7 ईरान के थे और 7 के 7 में ईरान ने तेल भर के भेजा और बेचा, फिर भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। पूरे एसेट्स पूरी दुनिया में फ्रोजन हैं। यूएई ने $323 बिलियन को फ्रीज कर दिया है। यूएई ने उन पैसों को फ्रीज कर रहा है जो कि ईरान के कुछ लोगों के पैसे हैं। ये लोग, कुछ लोग कौन हैं? ये कुछ लोग उनके आईआरजीसी कमांडर, वो इन्फ्लुएंसर। ईरान के आम आदमी के पास इतने अरब खरब पैसे नहीं है जो कि वो दुबई में जाकर के या यूएई में इन्वेस्ट करके रखेगा। अब जो दबाव बन रहा है, वो दबाव अर्थव्यवस्था पर बन रहा है लगातार। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था, ईरान की अर्थव्यवस्था पर उतना दबाव नहीं था, क्योंकि उनका अपना ट्रेड हो रहा था। आज उनका ट्रेड नहीं है। मैं आपको बस स्टैटिस्टिक्स बता सकता हूं। जब 36 घंटे पहले ये ब्लॉकेड लगाया गया है, पहले 24 घंटे में एक भी जहाज वहां से नहीं गुजरा। दूसरे 24 घंटे में जो चल रहे हैं अभी, 6 जहाज निकले हैं, जिनमें से एक भी जहाज ईरान के पोर्ट की तरफ या ईरान के पोर्ट से नहीं आया। जो अर्थव्यवस्था, आर्थिक दबाव पड़ता है तो बाकी चीजें मुझे लगता है थोड़ा बैक सीट लेती हैं, कितना भी जज्बा हो, कितना भी कुछ क्यों ना हो। ये एक पहली बात। दूसरी बात थी, जब पहले राउंड, टॉक का पहला राउंड हुआ, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सफल या असफल, वो बैठ करके 21 घंटे बात हुई, वही बड़ी भारी सफलता है। तो टॉक्स मेरे हिसाब से तो काफी सफल रही थी उस समय भी। और इतना कॉम्प्लेक्स मैटर है, वो एक बार के टॉक में नहीं होगा, दोबारा भी टॉक्स होंगी, उसके बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा शायद, और फिर तीसरी बार, चौथी बार ये लड़ाई, ये जो टॉक्स हैं वो होती रहेंगी। लेकिन जब मैं बता रहा हूं कि अब ईरान ने, देखिए, मैं 1 मिनट मेरे को दीजिए, ईरान ने पैसों की बात करनी शुरू कर दी है कि हमें कॉम्पनसेशन दो, हमारा 270 बिलियन का नुकसान हो गया है।
हमें उसका कॉम्पनसेशन चाहिए, हमारे एसेट्स को डिफ्रीज करो, हमारे को। तो ये तो जब बातें शुरू हो जाती हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि आने वाले समय में मुझे कोई लड़ाई होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि अब पिछले बार जब पहले दौर की जो बातचीत हुई थी उस समय सिर्फ खुलवाने की बात थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, क्योंकि उस पर ईरान ने कब्जा किया हुआ था। आज बराबर है, ईरान का भी उतना ही कंट्रोल है जितना अमेरिका का है। बिल्कुल सही। और ये जो बातें हो रही हैं कि 2 शिप निकल गए, 1 शिप निकल गए, इसको उस लाइट में देखिए संजय कि 150 शिप जाते थे, अब 1 या 2 जा रहा है, तो कितना प्रभाव असर पड़ रहा है लोगों के ऊपर। तो अब जो मैं ये बता रहा हूं, अगर ये ट्रंप कह रहे हैं उसमें हो सकता है सच्चाई पूरी ना हो, लेकिन आज की परिस्थिति मेरे आकलन के अनुसार ईरान भी वार्ता चाहता है। ये वही ईरान है जिसने कहा था हम ये बात नहीं करेंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं टोन डाउन होती जा रही हैं। और इतना मैं बता रहा हूं कि दोनों तरफ से बातचीत होगी, दोनों तरफ से अपने अपने जो डिजायर्ड एंड स्टेट्स हैं उनको ये टोन डाउन करेंगे। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं कि जब आपके ऊपर, क्योंकि इन्फ्लेशन उनके ईरान के राष्ट्रपति को कहा गया है कि 180% इन्फ्लेशन होने वाला है। आप समझते हैं 180% इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? सही बात है। क्या वहां पर लोगों की हालत होगी? तो ये देखिए संजय, ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि आप किसी हद तक जा सकते हैं कि अपने जज्बे को लेकर के कि मैं अपने जज्बे के साथ घास की रोटी खाऊंगा महाराणा प्रताप की तरह, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये आपको देखने की समझने की आवश्यकता है। और ये मैं बता रहा हूं और ईरान की वो समझ रहे हैं और इसीलिए बातचीत हो रही है। एक छोटे से ब्रेक ले जा रहे हैं सर, दोबारा आप सभी लोग जयदीप साहब, जैनी साहब और माथुर साहब, तीनों लोग आप लोग बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे, युद्ध भूमि में आगे समझेंगे कि अगर दोनों देशों की मजबूरी बन गई है टॉक को लेकर, तो क्या वाकई में ये ओमान या जो भी देश, कतर या जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उनकी भूमिका को कैसे समझा जाए? क्योंकि पाकिस्तान में जो टॉक हुई सफल भी माना जा रहा, असफलता को लेकर भी उसको टैग दिया जा रहा है। लेकिन सेकंड राउंड अगर वाकई में बातचीत होती है, अमेरिका के नेता वहां से आते हैं, तो क्या इसमें जो तनातनी के पॉइंट्स थे उन पर भी बर्फ पिघलने की संभावना बनती दिखाई दे रही? ईरान पर अमेरिका ने आर्थिक दबाव बढ़ाया है, ईरानी तेल पर सैंक्शन छूट नहीं बढ़ेगी, अमेरिका ये बयान दे रहा है। ईरान की संस्थाओं पर नए प्रतिबंध की तैयारी है। तो कुल मिलाकर देखिए, वही प्रेशर जिसका जिक्र हमारे पैनलिस्ट भी कर रहे हैं, उसी प्रेशर का जो है ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक प्रेरणा, ये देखिए शांति वार्ता में प्रगति की रिपोर्ट अगर कह सकते हो, हॉर्मुज के हालात पर भी जानकारी दी गई है। ये थोड़ी अच्छी खबर इस वक्त आती दिखाई दे रही है, लेकिन क्या समाधान का रास्ता है? 21 घंटे की बातचीत बेनतीजा खत्म हुई थी, लेकिन दूसरे दौर की बातचीत का अब एक तरह से माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्रपतियों के, प्रधानमंत्रियों की तरफ से भी आग्रह किया गया था कि अमेरिका और ईरान को टेबल पर आना चाहिए, और उसका क्या वाकई में असर दिखाई दे रहा है क्या? तो हमारे साथ जितने मेहमान जुड़े उनके पास चलते हैं सीधे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हॉर्मुज संकट के बीच एक भारतीय तेल टैंकर जग विक्रम गुजरात पहुंच गया है। ये टैंकर 20,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर पहुंचा है। बुधवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने के बाद अब ये सुरक्षित रूप से कांडला पोर्ट पहुंच गया है। तो पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने अब पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। पहले ईरान की नाकेबंदी से हालात बिगड़े हुए थे, और अब अमेरिका के भी हॉर्मुज जलडमरू मध्य में उतरने से संकट और भी ज्यादा गहरा गया है। जानकार मानते हैं कि इससे हालात संभलने के बजाय और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तो ईरान के 4 बड़े बंदरगाहों से जहाजों की आवाजाही पर असर पड़ने की आशंका है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई पर दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है। दरअसल दुनिया के कुल व्यापारिक कच्चे तेल का लगभग 20% हिस्सा हर दिन यहीं से गुजरता है, यही एक रास्ता है। और ऐसे में अगर ये ब्लॉकेट जो है, एक तरफ ईरान का खुद का जो टोल टैक्स वाली बात कही जा रही है, एक तरफ अमेरिका यहां पर पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा है, इससे क्या वाकई में दुनिया के सामने तेल के यानी ऊर्जा स्रोतों की इस वक्त बड़ी चुनौती पैदा होने वाली है? ये समझने की कोशिश करेंगे कि नाकेबंदी से हालात बिगड़ जाएंगे। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और ईरान, इन तमाम देशों के लिए बड़ी चुनौती क्या पैदा होने वाली है। और जैसे बड़े तेल उत्पादक देश इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर हैं, ऐसे में किसी भी तरह की नाकेबंदी या फिर तनाव सीधे तौर पर वैश्विक सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकता है। भले ही नाकेबंदी आंशिक हो, लेकिन इसका असर शिपमेंट की रफ्तार पर पड़ सकता है। तेल टैंकरों की आवाजाही कम हो सकती है, डिलीवरी में देरी हो सकती है, और इससे बाजार में अनिश्चितता बढ़ सकती है। इसका सबसे बड़ा असर तेल की कीमतों और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर देखने को मिल सकता है। जहाजों के लिए बढ़ते खतरे और
बीमा लागत में इजाफा होने से तेल महंगा हो सकता है और इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ेगा जो आयात पर निर्भर हैं। अब आप बात करते हैं भारत की कि भारत पर इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्या असर पड़ सकता है, इसे भी समझिए। भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है, इस संकट से अछूता नहीं रहेगा। अगर तेल की कीमतों में उछाल आता है तो इसका असर सीधे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। और समझिए कि इतना ही नहीं, रसोई गैस यानी कि एलपीजी पर भी संकट गहरा सकता है। पहले भी युद्ध जैसे हालात में देश में गैस की किल्लत और कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी जा चुकी है। अगर हॉर्मुज में तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो एक बार फिर से आम आदमी की रसोई पर महंगाई का बोझ बढ़ सकता है। कच्चा तेल फिलहाल 96 रुपए लगभग 89-80 पैसे के आसपास यानी डॉलर के आसपास है, जिसमें करीब करीब 2.31% की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि हालात बिगड़ने पर कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। यह भारत के लिए कहा जाए कि थोड़ी चुनौती इससे बढ़ने वाली है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और भारत कच्चे तेल का कुल आयात कितना करता है? 40 से 50%। ये कुल आयात है जो भारत कर रहा है कच्चे तेल का। वहीं एलपीजी इंपोर्ट की बात करें तो 90%। भारत कुल एलपीजी का 90% इंपोर्ट करता है। फर्टिलाइजर्स की खाद की बात करें तो 20 से 25% जो है इंपोर्ट किया जाता है। तो हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। एजेबी जैनी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक सेंटेंस कहा था अशरफ जैदी ने कि ईरान ताकतवर नजर आ रहा है। क्या आपको भी ये लगता है इस पूरे सिनेरियो में? क्योंकि देखिए, पहले ये वही ईरान है जो बातचीत के लिए तैयार नहीं हो रहा था। आपने एक शर्तों की लंबी फहरिस्त रख दी थी, लेकिन अब बातचीत के लिए तैयार हो गया। एक लाइन मैं इसमें जोड़ूंगा प्रेरणा, क्योंकि सेकंड सेगमेंट में हम लोग इस बात को लेकर भी चर्चा करने वाले हैं कि दुनिया के सामने संकट क्या पैदा हो जाएगा। ये जो 2 लेयर इस वक्त तैयार की गई है, इससे क्या वाकई में भारत समेत और जो तेल एक तरह से उत्पादक देश हैं उनके लिए क्या चुनौतियां बढ़ जाएंगी और दुनिया के सामने क्या ऊर्जा स्रोतों को लेकर यह संकट पैदा होने वाला है सर? हाँ, देखिए, पहले तो मैं जैदी साहब की बात पे अपनी टिप्पणी दे दूं। वाकई ईरान स्ट्रांग है। एक देश जिसको कि 47 इयर्स आपने सैंक्शन में रखा, हर चीज के दबाव डाले, हर चीज के उनके जितने भी एसेट्स हैं आपने फ्रीज करके रखे, पूरी दुनिया उनको टेररिस्तान और एक्सिस ऑफ इविल बोलती रही। उस देश ने एक असिमेट्रिक वॉरफेयर, असिमेट्रिक स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करके, इख्तियार करके एक बड़े सुपर पावर को घुटनों पे ले आए। तो ईरान तो मैं मानता हूं कि बहुत मजबूत देश है। अब मैं आता हूं, देखिए, वो टॉक्स वाली बात पर। अगर हम ये कहें कि पिछली टॉक्स असफल रही, हाँ, एक महीने में असफल रही, लेकिन ये बात कि 45 साल के बाद कभी एक टेबल पर ईरान और अमेरिका वाले आए। लास्ट टाइम जब आए थे तो 83 में आए थे, 1983 में। अब आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 50 इयर्स के बाद जब 2 पार्टी दोबारा टेबल पे आते हैं तो वो इटसेल्फ इज अ बिग सक्सेस। अब टॉक्स में क्या है, आप देखेंगे कि ईरान ने किसको भेजा? ईरान ने भेजा डॉक्टर गलीबाफ, जो कि स्पीकर है पार्लियामेंट के, डॉक्टर अरागाची जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, डॉक्टर अहमदियन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस काउंसिल, डॉक्टर हेमती जो गवर्नर सेंट्रल, सब पढ़े लिखे पीएचडी बहुत विद्वान लोग उन्होंने भेजे। और 71 लोगों का डेलीगेशन आया, मतलब कि उसमें रिजर्व बैंक के भी थे, बाकी भी लोग थे, उद्योगपति भी थे, सभी आए। तो वो किसी मतलब से आए थे, किसी मायने से आए थे, किसी इरादे से आए थे। अमेरिका की तरफ से कौन आए थे? जेडी वैंस, भले ही वाइस प्रेसिडेंट हो, लेकिन 21 घंटे के अंदर में 12 बार ट्रंप को हेलो ट्रंप क्या करूं, हेलो ट्रंप क्या करूं, मैं ये करूं या वो करूं। तो ये तो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ जो 21 घंटे के हर आधे घंटे में अपने बॉस को रिंग करके पूछ रहे क्या करूं, नहीं करूं, मानूं या नहीं मानूं। दूसरा जो विटकॉफ, गोल्फ खेलने वाला। तीसरा जो उनका सन इन लॉ। तो भाई देखो, ऐसा डेलीगेशन अगर भेजेंगे तो कुछ नहीं निकलने वाला। उनको नहीं, ये तो मजबूरी भी है ना सर कि ट्रंप यहाँ से बातचीत करके कुछ और जाए, ट्रंप मना कर दे, ना माने तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको बीच में इसलिए रोक रहा क्योंकि मेरे पास टोटल 4-5 मिनट का समय है सर। मैं चाहूंगा तीनों मेहमानों को थोड़ी थोड़ी हम लोग समय दे दें। जैदी साहब, जरा इस बात को समझाइए, जैसा कि अभी अनुज माथुर साहब कह रहे थे कि ईरान के लिए बड़ी चुनौती है कि उसकी इकोनॉमी एक तरह से कोलैप्स होती दिखाई दे रही है। अगर युद्ध विराम की सिचुएशन या टेबल टॉक पर वो नहीं आते हैं और जिद पर अड़े रहते हैं तो फिर ईरान के लिए उभरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
और दूसरा मेरा सवाल यही है कि इससे दुनिया कितनी प्रभावित होने वाली है? देखिए, टेबल टॉक के लिए ईरान हमेशा तैयार रहा है। टेबल टॉक कब नहीं की? ईरान ने JCPO किया है, ईरान ने 12 दिन की जंग थोपी गई तब भी टेबल टॉक कर रहा था। ईरान अभी ये 40 दिन की जंग थोपी गई तब भी टेबल टॉक कर रहा था। ईरान विश्वास रखता है वार्ता के अंदर और उसने हमेशा वार्ता की है। ये कहना कि ईरान की करेंसी गिर रही है इसलिए वो मजबूर है, ईरान के ऊपर हमला हो गया इसलिए मजबूर है, ईरान के ऊपर सड़कों के ऊपर चंद एजेंट अमेरिका के घूम रहे हैं इसलिए वो मजबूर हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये फिर वही मिसकैलकुलेशन वाली बात है कि जो इससे पहले हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं अपने तमाम लोगों से, जो लोग ईरान के बारे में जानना चाहते हैं, वो ईरान को पढ़ें। ईरान भूखा रहकर अपनी उसूलों को बचाता है। ईरान किसी भी क्राइसिस में हो, ईरान के ऊपर 47 साल से 40 साल से ज्यादा हो गए, जिस तरीके के सेक्शन है ऐसे किसी देश के ऊपर नहीं है। वो तब नहीं झुके, उनके लीडर को मारा गया, उनके जनरल्स को मारा गया, वो तब नहीं झुके। अब वो करेंसी की वजह से झुक जाएंगे? करेंसी का क्राइसिस उनके यहाँ बहुत पुराना है। वो हमेशा उसी करेंसी के साथ जीना सीख रहे हैं, उसी करेंसी के साथ जीते हैं। दूसरा ये कि देखिए, अब दुनिया को अगर किसी क्राइसिस से बाहर आना है तो समझना होगा, और ये थोपना के जैसे साहब हम जीना और मरना जानते हैं ऐसे ही आपको भी जीना मरना होगा, ये गलत चीज है। ईरान का जीना और मरना, नहीं सर, ये तो बड़ी चुनौती हो जाएगी ना कि आप डिप्लोमेसी का रास्ता चुनेंगे अपने लोगों को बचाने के लिए, या फिर आप एक स्वाभिमान के तौर पर जा रहे हैं, या जो उसको कहें उससे तो तबाही मचेगी ना। जनरल माथुर, इस बात को समझाइए सर, ईरान के सामने अभी बेस्ट रास्ता क्या हो सकता है? भाई डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करिए, देश को आगे बढ़ाइए, लोगों के लिए जो परिस्थितियां पैदा हुई है उससे निकालने के लिए कोशिश करिए, या फिर इस अहम के साथ आप हैं कि भाई हम तो अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं, या फिर हम किसी भी तरीके से समझौता नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे भले से। ये तो फिर ईरान के लिए बर्बादी खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। संजय देखिए, जो दिसंबर 25 जनवरी 26 में जो ईरान की सड़कों पर हुआ, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह कोई अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान कुछ नहीं था। उसकी वजह थी बेतहाशा महंगाई, बेतहाशा इन्फ्लेशन। सही बात। 48% अब 70% होने वाला है, और जो वार्निंग पेजेस्टियन को दी गई है उसमें 184% तक इसके जाने की संभावना प्रकट ही की गई है। देखिए, ये बातें सब कहने की होती हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मेरा ये मानना है कि मनी में अगर यही होता तो आज IRGC के कमांडरों के पास करोड़ों की दौलतें नहीं होती विदेशों में। ये बिल्कुल, ये बात जो है ये लोगों को समझने की है। ये हर जगह जब पैसे की बात आती है तो आप, मनी मेक्स द वर्ल्ड गो अराउंड संजय, लेट देयर बी नो डाउट। वन, दूसरा, जो जहां तक ये बात कर रहे हैं कि हमारा सैंक्शंस के साथ जिंदा था, 47 साल से वर्ल्ड, पूरी दुनिया को रूल कर रहा है ईरान, ऐसा कुछ नहीं है। आज से पहले कभी भी ईरान के व्यापार पर मार नहीं पड़ी थी। आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जो 150 160 यहां से वेसल्स निकल रहे हैं वो उनकी संख्या घट करके 6-7 रह जाए। आप मुझे बताएं पैसा कहां से आएगा, कहां से व्यापार होगा, कहां से वो अपना तेल बेचेंगे, कहां बेचेंगे? अभी तो वो प्रोडक्शन उनका अफेक्ट हो जाएगा। अगर वो तेल जा नहीं रहा है तो वो रुकेंगे, स्टोरिंग कहां करेंगे? स्टोरिंग नहीं करेंगे तो उसको बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए संजय, इसको सिर्फ जज्बात से और सिर्फ इस प्रकार की बातों से हम ये कि हम घास की रोटी खाएंगे और जिंदा रहेंगे, महाराणा प्रताप की तरह, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, ये बात नहीं होगी। आप देखें किस प्रकार से ईरान की टोन में बदलाव आ रहा है, किस प्रकार से ईरान बात करने की बात कर रहा है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ईरान के जो हुक्मरान हैं वो भी अपनी आवाम के बारे में समझते हैं, सोचते हैं। उनको भी अपने आवाम का अच्छा बुरा पता है, और उनको ये मालूम है कि इस कदर अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ये उनकी आवाम के लिए ठीक नहीं है। उसके लिए कोई उनको ये नहीं कह रहा है कि वो अमेरिका के सामने झुके। वो जो समझ रहे हैं बात कि वो अमेरिका ने बोला पार्शियली वो उनके फ्रोजन फंड्स को रिलीज करेंगे, तो ये तमाम बातें सब वो भी सोच रहे हैं, और इन चीजों को इसको लेकर के बातचीत होगी। इसीलिए तो बातचीत को लेकर इसीलिए ये रास्ता दोनों तरफ से थोड़ी नरमी दिखाई जा रही है। सर मैं आता हूं, एक राउंड और हमारे पास है। मैं चाहूंगा कि अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य को लेकर बातचीत करेंगे। उसमें एक छोटे से ब्रेक के बाद ये समझेंगे कि अगर ये ब्लॉकेड इसी तरीके से रहा तो चूंकि हम फर्टिलाइजर वहां से आयात करते हैं, हम LPG आयात करते हैं, हम वहां से पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल आयात करते हैं,
भारत में महंगाई की परिस्थितियां कितनी विकट या किस तरीके से भारत इसको एक तरह से कहा जाए कि सामने चुनौती लेकर आने वाला है? एक तरफ अमेरिका ने हॉर्मुज में नाकेबंदी को सख्ती से लागू कर दिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ फिर शांति वार्ता के संकेत दे रहे हैं। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अगले 2 दिनों में फिर शुरू हो सकती है, और उन्होंने क्लियर पोस्ट से कहा है कि अगले 2 दिनों में कुछ हो सकता है और हम वहां यानी कि पाकिस्तान जाने के लिए ज्यादा इच्छुक हैं। तो ट्रंप ने इस इंटरव्यू में कहा कि बातचीत 2 दिनों में शुरू हो सकती है। अमेरिका वार्ता में शामिल होने का इच्छुक है। पाकिस्तान में वार्ता की ज्यादा संभावना है। धीमी गति से प्रगति हो रही है। और यह बयान पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शनिवार को हुई उस बैठक के बाद आया है जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ समेत कई लोग शामिल थे। हालांकि यह बातचीत बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई थी, लेकिन पहले मंगलवार को ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा था कि ईरान और पाकिस्तान के बीच संदेशों का आदान प्रदान हुआ है, लेकिन अमेरिका के साथ आगे बातचीत करने को लेकर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब यह अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान है, और इसीलिए जो पीस रूम में हम आपको दिखा रहे हैं, क्या ये पीस के संकेत दिखाई दे रहे हैं, यही हम अपने मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ट्रंप के बयान पर ईरान की तरफ से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि एक सवाल के जवाब में पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी ने अमेरिकी नाकेबंदी को गैर कानूनी और भड़काने वाला बता दिया है। एक सवाल के जवाब में रजा अमीरी ने कहा है कि नौसैनिक नाकाबंदी स्थापित करने का गैर कानूनी, उत्तेजक और गैर रचनात्मक कृत्य एक लापरवाह कदम है जो संवतः सम्मानपूर्वक बाहर निकलने और मान सम्मान बचाने के लिए उठाया गया था। और ये बहुत बड़ी लाइन है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका के ऊपर यही एक तरह से कहा जाए कि आरोप लगाया जा रहा है कि वो बस युद्ध से निकलना चाहता है सम्मान के साथ। बिल्कुल। जेरी साहब, मैं आपसे इस बात को समझना चाहूंगा, चूंकि अभी हम लोग पीस रूम में मौजूद हैं और पीस को लेकर जो संकेत वहां से मिलते दिखाई रहे हैं, ट्रंप की बातों पर फिर से वही सवाल है कि भाई भरोसा किया जाए कि नहीं किया जाए। लेकिन पाकिस्तान को लेकर वो कह रहे हैं कि वहां पर दूसरे राउंड की बातचीत हो सकती है और अमेरिका भी इच्छुक है। हाँ, देखिए, अगर पीस की बातें होती हैं 2 दिन के बाद में तो मानना पड़ेगा कि भाई ट्रंप ठीक बोल रहे हैं। और अगर बातें होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरे दुनिया इससे परेशान है। भले ही हम बोले कि हमारे पास में 75 दिन का रिजर्व था और 65 दिन का हमारे पास रिजर्व था, लेकिन जो भी दिक्कतें हो रही थी एक आम आदमी को, वो हम सब जानते हैं। असलियत सड़क पे, घरों में, झुग्गी झोपड़ियों में, गरीबों के घर में माइग्रेंट लेबर जो है वापस छोड़ के अपने छोटा कारोबार वापस गांव चले गए। जो चाय पकौड़े बनाने वाला था वो केले बेचने लगा। मतलब कि असर तो हुआ है। जो छोटे सिलेंडर और छोटे वर्ग के लोग हैं, उन पे निचले वर्ग के लोग हैं, उनके ऊपर में बहुत असर हुआ है। तो अगर टॉक्स होती है, लेकिन वही मैं वापस आता हूं संजय उसी बात पर, टॉक्स के लिए एक तो नेगोशिएटर जो है वो इन्फ्लुएंसर होना चाहिए। अब जो पाकिस्तान पहले एक कम इन्फ्लुएंसर था, अब तो और भी कम हो गया है, क्योंकि अब उसने सऊदी अरेबिया के पास में एक डिवीजन भेज दिया और 10,000 ट्रूप्स भेज दिए और कितने, मेरे ख्याल में 12 हवाई जहाज F-37 हवाई जहाज भेज दिए। मतलब कि उसने तरफदारी तो पूरी सऊदी अरेबिया की तरफ करी है। तो मध्यस्थता क्या करेगा वो भाई। और दूसरा की जो टीमें हैं, वो टीम को ऐसा होना चाहिए जो कि ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सके, क्योंकि सफलता वही होगी। चैन, पीस और अमन, शांति वही आएगी जब नेगोशिएशन होंगे, डायलॉग होगा, एक दूसरे को समझेंगे, म्यूचुअल गिव एंड टेक होगा, तभी जाकर शांति होगी। नहीं तो दुनिया में तो लड़ाई लगी हुई है। ठीक है सर, माथुर साहब जरा इस बात को बताइएगा, फिर से पाकिस्तान डेस्टिनेशन बनने वाला है, ट्रंप तो नहीं आ रहे, जेडी वेंस दोबारा आएंगे, तो ये जो पहले राउंड का था उसको सफल माना जाए या उसी की चेन इसको माना जाए, या फिर ये कहा जाए कि रीस्टार्ट करने के तौर पर ये शुरुआत हो रही है? क्योंकि ट्रंप तो अब तक बोले नहीं थे, लेकिन अब वो खुद बोल रहे हैं। मैं आपको इतना बताऊं, वार्ता हुई, ये सफलता है, कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। ये सफलता मानी जाएगी। इतने सालों के बाद अगर दोनों वार्ता की टेबल पर आए और 21 घंटे तक बातचीत करी,
चाहे उन्होंने कितनी भी बार ट्रंप से पूछा हो। और मुझे तो ये भी लगता है कि जो ईरान का डेलीगेशन था, कितने भी वो डिग्री वधारी हो, लेकिन वो भी बार बार उनके पास भी संदेश थे जो वहां से खमनेई से आ रहे थे संदेश। तो दोनों में से किसी के पास भी मुझे लगता है कि पूरी अथॉरिटी नहीं थी कि वो निर्णय ले सकें। और निर्णय अगर इस प्रकार का होता कि जो आपने बात कही है उस बात से अगर आपको टोन डाउन करना है, तो जब तक आप अपने देश के सर्वे सर्वा से नहीं पूछेंगे, आप उसको टोन डाउन करने की आपकी वो काबिलियत में वो नहीं होता है। तो इस वजह से उनको बार बार अपने अच्छे से बात करने की आवश्यकता है। और दोनों पक्ष अपने अपने अध्यक्षों से, जो अपने अपने जो सुप्रीम लीडर से, उनसे बात कर रहे थे। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव कदम होगा। संजय, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं, शब्दों को ध्यान से सुनना। लड़ाई अब मुझे लगता है कि लड़ाई काफी समय के लिए बंद है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तत्पर था, जज्बे के साथ घास की रोटी खा करके, वो लोग अब वार्ता की बात कर रहे हैं। इसमें मुझे कोई ठीक है संदेह सर, नहीं है। समय थोड़ा कम है, जयदीप साहब के पास भी चल सकते हैं सर, चलते हैं उतना ही जयदीप साहब। ईरान सर मजबूर हूं सर, समय कम है। जयदीप साहब, एक पॉइंट, मेजर पॉइंट जिस पर बात सबसे ज्यादा अटक रही है, न्यूक प्रोग्राम को लेकर, अगर ये सेकंड राउंड की बातचीत होती है तो क्या ईरान इसको लेकर इसको होल्ड करेगा? ये तैयारी है? ईरान भी पीस चाहता है, ईरान भी बातचीत चाहता है, और हमेशा से जैसे वो चाहता रहा। अमेरिका भी चाहता है कि इस जंग से निकल जाए किसी तरह, जिसमें उसको जबरदस्ती फंसाया गया है। एक ही प्लेयर है जिसकी तरफ हम लोग तवज्जो नहीं करते, जो पीस नहीं चाहता इस पूरे रीजन में, जिसने डिस्टेबल किया हुआ है पूरा रीजन, वो है इसराइल। इसराइल इस पूरे रीजन में डिस्टेबिलिटी चाहता है, वो जंग चाहता है, और वो नहीं चाहता कि अमेरिका को इस जंग से भगा पाए, निकाल पाए। अमेरिका बहरहाल उसकी वजह से फंसा हुआ है, और हमें ये समझना होगा, जब तक ये इसराइल के ऊपर दबाव नहीं बनेगा, जब तक इसराइल को ये दुनिया कंट्रोल नहीं करेगी, तब तक इस पूरे रीजन में या पूरी दुनिया में ये जो तो बातें तो ये निकल कर आ रही कि लेबनान को जो है कि ईरान मुक्त कर दीजिए, इजराइल अपने आप शांत हो जाएगा, हिजबुल्लाह वहां पर खत्म हुआ, हमास खत्म हो गया, तो फिर अपने आप शांति आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है। हिजबुल्लाह अपनी जमीन के अंदर है, हिजबुल्लाह इसराइल के ऊपर हमला नहीं कर रहा है। ये इसराइल है जो हमेशा उसकी जमीनों को कब्जा रहा है, और हमेशा अपने पड़ोसियों के ऊपर इसराइल ने हमला किया है। उसकी तारीख है, कोई पढ़े। देखिए सर, हिजबुल्लाह दूध का धुला तो है नहीं। हमें जो हमास युद्ध जब शुरू हुआ था, हमें याद है, तथ्य है उनको देखना पड़ेगा, फैक्ट है उनको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया सर, एक जल्दी रिएक्शन माथुर साहब। मैं बस यही बता रहा हूं कि ये बात गलत, मैं इसको मानता नहीं हूं। 1947-48 में जब इजराइल बना था, तब सारे अरब देशों ने मिलकर के इजराइल के ऊपर हमला किया था। 56 में बाकी हमला जो है वो अरब देशों की तरफ से हुआ। एक मिनट प्लीज जारी साहब, मुझे बोलने दीजिए। आपके मैं जब बोल रहे थे, मैंने एक शब्द नहीं बोला है, प्लीज आप मुझे बात सुनने की भी मादा रखिए। तो ये मैं बता रहा हूं कि ये बात अगर कह रहे हैं कि वो हमेशा वही लड़ाई शुरू करता है, मैंने आपको तमाम लड़ाइयां गिना दी, हर लड़ाई में उनके ऊपर हमला हुआ है, चाहे वो 1973 की यौम किपुर वॉर हो, पहले 6 दिन तक इजराइल सर मुस्लिम वर्ल्ड तो अस्तित्व ही नहीं चाहता, इजराइल का अस्तित्व ही नहीं चाहता, इजराइल विनाय करता आया है, तो ये युद्ध की समाधान की तरफ कहाँ रास्ता है? और जाहिर सी बात है कि ईरान तो फंडिंग करता है, सबको पता कि हिजबुल्लाह को, और वो टेरर संगठन भी है, पॉलिटिकल तौर पर मोहरा बनाकर आप उसको जो है डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। सर नहीं, इसराइल है जिसकी वजह से ये सारा युद्ध लड़ा जा रहा है। और दिन माथुर साहब, आपसे भी आप इस बात की परमिशन लेंगे, किसी और दिन इस बात को बढ़ाएंगे। जयदीप साहब, आप दोनों का, तीनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन यह जरूर है कि युद्ध भूमि में जो आज हमने बातचीत की है, उसका समाधान यही है कि अगर टेबल टॉक होती है प्रेरणा, तो इसका असर वाकई में पूरी दुनिया के लिए राहत लेकर आएगा। अमेरिका पहली बार ये तैयार हो रहा है कि हम बातचीत को इच्छुक हैं। यानी जो पहले राउंड की बातचीत हुई थी, कुछ तो पॉइंट ऐसे थे जिनमें दोनों देशों की तरफ से अपने अपने देशों में जाकर जब इन नेताओं ने बातचीत की चर्चा की, तो ये एक आधार बना, एक बॉटम बना, एक बैकग्राउंड बना। और अगर ये सफल वाकई में होती है तो दुनिया के लिए एक अच्छे संकेत मिल सकते हैं। नहीं होती है तो ये जो नाकेबंदी, चेक पॉइंट बनाकर इस वक्त प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, ये दुनिया के सामने मंदी और महंगाई दोनों की मार लेकर आएगा।